चलो तो अपन करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट। आज से केमिस्ट्री का अपना थर्ड चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसका वेटेज अच्छा खासा आता है। इस चैप्टर में हमको ढेर सारे न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेंगे, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और इसमें हमको कुछ डेरिवेशन भी करने हैं। तो आज अपन थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है ये आपके कुछ बेसिक चीज़ों से स्टार्ट होता है। जैसे ऑक्सीडेशन आपने पढ़ रखा है, छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है आपने, कुछ डेफिनेशंस पढ़ रखी होगी ऑक्सीडेशन की कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मैंने यहाँ पर रिएक्शन भी साथ में लिख रखी है, आप सभी लोग ये चीज़ नोट कर लेना। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जैसे मैंने यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन करवाया, सल्फर के साथ ऑक्सीजन को ऐड करवाया तो क्या बना, SO2 कहलाता है ऑक्सीडेशन। इसके अलावा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर आपके पास कोई कंपाउंड है उसमें से आप हाइड्रोजन रिमूव कर दो, जैसे यहाँ पर मैंने HI में से हाइड्रोजन को रिमूव करवाया तो ये रिएक्शन भी क्या कहलाएगी, ये रिएक्शन भी ऑक्सीडेशन कहलाएगी। इसके अलावा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स क्या होते हैं, पी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स जो अपने को देखने को मिलते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये ऐसे कुछ एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे FeCl2 में मैंने क्लोरीन ऐड करवाया तो जिससे वो कन्वर्ट हो गया FeCl3 में, तो ये रिएक्शन भी क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी। फिर आते हैं अपन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, ठीक उल्टा, यहाँ पर एडिशन करवाया था इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का, तो यहाँ पर हम करवाएंगे रिमूवल। आपने क्या करा, पोटेशियम आयोडाइड में से पोटेशियम जो कि एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, पोटेशियम कैसा एटम है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इस पोटेशियम को आपने क्या कर दिया, यहाँ से आयोडीन में से रिमूव कर दिया, तो आपका आयोडीन अलग बचा और एक नया कंपाउंड मिल गया H2O2 से रिएक्शन करवाने पर। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये जो चारों रिएक्शन आपको दिख रही हैं, ये जो मैंने लिखी है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती हैं। ठीक इनका उल्टा होता है रिडक्शन रिएक्शन, ठीक इनका उल्टा। जैसे यहाँ पर आपने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करवाया था और यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करवाया था, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का ठीक उल्टा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब भी रिडक्शन रिएक्शन पढ़ेंगे तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, H2 + Cl2, मैंने Cl2 में हाइड्रोजन ऐड करवा दिया, क्या बना, 2HCl, ठीक है। या जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो अब यहाँ पर हो जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। कॉपर ऑक्साइड में से CuO में से मैंने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, तो ये रिएक्शन कैसी कहलाएगी, ये भी रिडक्शन कहलाएगी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इसके अलावा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, आपको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम ऐड करवा दो, तो जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि HgCl2 में Hg एक कैसा एटम है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, तो इस Hg को आपने इसमें ऐड करवा दिया, क्या बन गया, Hg2Cl2। तो ये भी कैसी रिएक्शन कहलाएगी, आपकी रिडक्शन रिएक्शन। लास्ट जो अपन देखेंगे वो है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर आप किसी एटम में से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, किसी मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या कर दो, आप रिमूव कर दो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फॉर एग्जांपल Cl, यहाँ पर अभी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि Cl एक कैसा एटम है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। यहाँ पर आपके पास टोटल 6 क्लोरीन थे इस मॉलिक्यूल में, 6 में से आपने 2 क्लोरीन अलग निकाल लिए, तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, ये रिएक्शन भी कहलाएगी आपकी रिडक्शन रिएक्शन। तो ये आपका पुराना कंसेप्ट था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन वगैरह करके आपने इस तरीके से क्या करा, ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पढ़ा। अब हमको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी मेनली इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट की, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हमको बहुत काम में आएगा जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, पर मेनली जब हम क्या करेंगे, रिएक्शन बैलेंस करेंगे, जब हम रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे, जब हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो हमको जरूरत पड़ेगी इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कंसेप्ट की। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट क्या बोलता है ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीडेशन का इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट बोलता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। आप किसी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, और ये चीजें भी आपने छोटी क्लास में पढ़ी हुई है कि अगर आप किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो उस पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। इस पॉजिटिव चार्ज को हम यहाँ पर बोलेंगे उसका ऑक्सीडेशन नंबर। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो जैसा आप देख रहे हो यहाँ पर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जब भी आप एटम में से, एक न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हो उस पर क्या आता जाता है, पॉजिटिव चार्ज। मैंने सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। एग्जाम्पल लिया मैंने मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम में से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गए। तो ये प्रोसेस कहलाएगी आपकी ऑक्सीडेशन। अगर इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो और उसके बाद पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो ये प्रोसेस कहलाएगी आपकी ऑक्सीडेशन। सिमिलरली रिडक्शन, रिडक्शन का ठीक उल्टा,
गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी पढ़ रखा आपने। इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो उस पर निगेटिव चार्ज आता है। किसी एटम में आप इलेक्ट्रॉन गेन करवाओगे तो उस पर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का कम होना। देख लो जरा आप यहाँ पर दोनों एग्जांपल को देखो। जब ये न्यूट्रल था, ऑक्सीडेशन में बात कर रहा हूं मैं, जब ये न्यूट्रल था तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 था। जैसे ये प्लस में कन्वर्ट हो तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया इसका, +1, 0 से +1, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा था। यहाँ देखो जरा रिडक्शन प्रोसेस में Cl एटम न्यूट्रल, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। कोई भी न्यूट्रल एटम जब रहता है, अकेला एटम बिना चार्ज वाला, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 मानते हैं। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर अभी कितना है, 0। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो इस पर आ गया निगेटिव चार्ज, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -1 हो गया। और अगर 0 से -1 हो गया मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को हम बोलते हैं रिडक्शन प्रोसेस, रिडक्शन रिएक्शन। तो ये हमारा इतना पार्ट था ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट का। आगे अगर अपन बात करें इसमें तो मैं आपको ऑक्सीडेशन कंसेप्ट के हिसाब से अपन देखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। ये चीजें भी हमने पढ़ी है। रेडॉक्स रिएक्शन होती क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन अगर साइमल्टेनियसली हो, एक साथ अगर प्रोसेस हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। मैं इसको भी बताता हूं, इतना आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। अपन बढ़ेंगे आगे रेडॉक्स रिएक्शन की तरफ। तो देखो हमने इससे पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के कंसेप्ट पढ़ लिए थे। अब हमको पढ़ना है रेडॉक्स रिएक्शन। तो देखिए रेडॉक्स रिएक्शन का मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है, ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन पर बेस्ड। यहाँ देखिए Cu + H2 लिखा हुआ है, जिससे बन रहा है Cu + H2। हम यहाँ देखते हैं कि H2 में ऑक्सीजन आकर ऐड हो गया, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आकर क्या हो गया, हमारे पास ऐड हो गया। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, और आपको पता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यहां पर हो रहा है, मतलब ये कौन सी रिएक्शन होगी, योग्य ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये रिएक्शन हमारी कौन सी कहलाएगी, ऑक्सीडेशन। और यहां देखिए आप लोग, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया और सिर्फ कॉपर बचा, तो इस रिएक्शन को बोलेंगे हम क्या, ये रिएक्शन होगी हमारी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जिसको बोलेंगे आप रिडक्शन। तो ये कैसी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो रहा है, और अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में हो तो ऐसी रिएक्शन कहलाती है रेडॉक्स रिएक्शन। तो एक तो ये हो गया हमारा जनरल कंसेप्ट के हिसाब से। अब एक रेडॉक्स रिएक्शन में लिख रखी इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के आधार पर। तो देखो जरा इस रिएक्शन को समझते हैं। यहां देखिए आप, मैंने रिएक्शन लिख रखी है Zn + 2H + that gives Zn2 + H2। तो यह एक्चुअली हो क्या रहा है, अगर मैं इस रिएक्शन को टुकड़ों में लिख के बताऊं आपको, तो Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले और वो कन्वर्ट हुआ Zn2+। ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 हुआ इसका। इसका मतलब ये रिएक्शन कौन सी हो रही है आपकी, ये रिएक्शन हो रही है ऑक्सीडेशन। ठीक है, और यहां पर देखो आप, ये 2H+ है, इस 2H+ ने जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे होंगे तब ये कन्वर्ट हुआ होगा H2, 2 इलेक्ट्रॉन करके, क्योंकि प्लस था, प्लस से 0, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कॉल्ड रिडक्शन। तो ये रिएक्शन हो रही है हमारी रिडक्शन, और दोनों रिएक्शन साथ में चल रही है, इसलिए हम इस रिएक्शन को बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। तो एक छोटा सा कंसेप्ट था हमारा रिडक्शन का। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब अगली चीज पढ़नी है हमको इलेक्ट्रोलाइट्स। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। ये भी आपने पुरानी क्लासेस में पढ़ रखा है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स मैंने जैसे डेफिनेशन लिख रखी है बोर्ड पर, सब्सटेंस विच आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। कुछ ऐसे सब्सटेंस जो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, मतलब अगर मैं क्या करूं, सॉलिड स्टेट में लूं और उनमें वायर कनेक्ट करवाऊं, और यहाँ पर अगर मैं मान लो बैटरी लगा देता हूं या बल्ब लगा देता हूं, जो भी लगा देता हूं। ठीक है, बैटरी के साथ हमने बल्ब कनेक्ट कर दिया। चलो, ये अगर मैं ऐसा करूं और ये वो सब्सटेंस है हमारे पास, अगर यहां पर इस सॉलिड स्टेट में सब्सटेंस को मैं रखूं तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि कनेक्शन पूरा नहीं हो रहा, सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पर सॉलिड स्टेट में तो क्या कहलाएंगे, ये इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर, बट आर गुड कंडक्टर इन द मोल्टेन स्टेट। मोल्टेन स्टेट मतलब आपने उनको पानी में मिला दिया, वो पानी में मिलाने के बाद क्या होगा, वो गुड कंडक्टर होगा। मतलब क्या होगा, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगेगी। जैसे मैंने एग्जांपल भी रखा बोर्ड पर, NaCl। एक बर्तन लिया, बर्तन में हमने क्या करा, पानी लिया, पानी के साथ हमने नमक मिला दिया।
अब आपको पता है कि अगर नमक पानी में डालोगे आप तो नमक पानी में घुल जाएगा, काय में कन्वर्ट हो जाएगा, आयंस में, Na+Cl- आयन। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं यही काम करूं, मैं बैटरी लगाऊं और बल्ब लगाऊं, ठीक है, तो क्या होगा, चार्जेस के कारण Na+Cl- के कारण चूंकि चार्जेस का फ्लो होगा और आपका क्या होगा, ये बल्ब ग्लो हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का क्या होने लग जाएगा, फ्लो होने लग जाएगा। तो ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, और ये पूरी प्रोसेस कहलाती है इलेक्ट्रोलाइसिस, इस प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट आपको समझ में आ गया। अब दो तरीके के इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ेंगे, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरे होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, देखिए जरा समझते हैं इसको। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे सब्सटेंस जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, सब्सटेंस जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं उनको बोलोगे आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अब कंप्लीटली आयोनाइज होने का मतलब है कि फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा, मान लो कि 100 ग्राम NaCl ले लिया, तो 100 ग्राम का 100 ग्राम पूरा Na+ और Cl- में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, जो क्या हो जाए, कंप्लीटली आयोनाइज्ड, जिसका कंप्लीट आयोनाइजेशन हो वो कहलाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे आपके पास लिखा हुआ है एग्जांपल NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, KCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। CH3COONA सोडियम एसीटेट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। NaOH एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। जो भी एग्जांपल मैंने लिखे हुए, ये सब कैसे इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इनका कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है, और जिनका कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है उनमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ज्यादा होता है, वो ज्यादा करंट बनाएंगे। अब अगर दूसरी बात करें अपन वीक इलेक्ट्रोलाइट की, वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट ठीक है सर, उसको उल्टा यहाँ पर अगर बात करें, ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो रहे हैं। 100 ग्राम लिया था मैंने, 100 ग्राम का 100 ग्राम डिसॉल्व हो रहा था, 100 ग्राम डिसॉल्व नहीं होगा, मैं डिसॉल्व वर्ड बोल रहा हूँ तो मैं गलत बोल रहा हूँ। आयोनाइजेशन, डिसॉल्व तो वो भी हो सकते हैं पर आयोनाइजेशन कंप्लीट नहीं होगा उनका। और ये ऐसे है वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट आपने 100 ग्राम लिए, 100 ग्राम में से ये मुश्किल से यूं मालूम है कि 5 ग्राम 10 ग्राम इतने क्या होंगे, सिर्फ डिसॉल्व होंगे, फिर मैंने डिसॉल्व बोला, आयोनाइज्ड होंगे, है ना, लेकिन क्या होंगे, कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं होगा। तो ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट, जिनका आयोनाइजेशन बहुत कम होता है। फॉर एग्जाम्पल CH3COOH एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, KCN एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो जो भी एग्जांपल लिखे मैंने, ये सब कैसे इलेक्ट्रोलाइट कहलाएंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट, इनका आयोनाइजेशन कंप्लीटली नहीं होता। तो ये होती है पूरी इलेक्ट्रोलाइट की कथा। अब इलेक्ट्रोलाइट के बाद हम अगली चीज पढ़ेंगे सेल्स के बारे में। ठीक है, तो फटाफट इतना नोट कर लीजिए। चलिए अगले टॉपिक पर पढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, ये कुछ सेल आते हैं हमको, इन सेल्स के रिएक्शन आती है, कभी कभी डायग्राम पूछा जाता है, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पढ़ना हमको। क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, एक ऐसा सेल जिसमें हम क्या करते हैं, देखो नाम का उल्टा ही, एक ऐसा सेल जिसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी आपकी किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक इस टाइप का सेल जिसमें आप कन्वर्ट करवाओगे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वो सेल क्या कहलाएगा, आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अलग अलग नाम से मिलता है मार्केट में। ठीक है, लैब में काम करने जाओगे आप तो मार्केट में, तो क्या लैब के हिसाब का है छोटा मोटा सेल, गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल, वोल्टा सेल, वोल्टिक सेल, ये अलग अलग इसके नाम है। ठीक है, तो इस सेल में क्या होता है, देखो मैंने डायग्राम बना रखा है बोर्ड पर, ये गैल्वेनिक सेल का मैंने डायग्राम बना रखा है। ठीक है, केमिकल सेल ये जिसमें मैंने लिया है गैल्वेनिक सेल। ठीक है, केमिकल सेल के अंदर। अब इस सेल में मैंने क्या करा, जरा ध्यान से समझिए इसको, डायग्राम समझ में आ जाएगा तो पूरी रिएक्शन वगैरह सब आपको बड़े आसानी समझ में आ जाएगा। इस सेल में हम 2 बीकर लेते हैं। ठीक है, इस सेल में हमने 2 बीकर लिए, बीकर के अंदर हमने 2 इलेक्ट्रोड लगाए। उधर वाला इलेक्ट्रोड का नाम है एनोड, जिसमें हमने क्या लिया है, जिंक का इलेक्ट्रोड, मतलब जिंक की रॉड ली। ठीक है, इधर वाले में आपने क्या करा है, कॉपर की रॉड ली। ठीक है, अब जो आपका जिंक वाला इलेक्ट्रोड है वो एनोड का काम कर रहा है, और कॉपर का इलेक्ट्रोड आपका कैथोड का काम कर रहा है। इन दोनों बीकर में आपने क्या कर रखे हैं, अलग अलग सॉल्यूशन डाल रखे हैं।
जिंक की रॉड है तो यहाँ पर सॉल्यूशन है ZnSO4। याद रखिएगा। अब इसके बाद अपन आगे आगे ढेर सारा सेल पढ़ेंगे, उसमें आपको एक मेन चीज याद रखनी है कि आप जैसा इलेक्ट्रोड लोगे आपको उसी का ही सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने जिंक का इलेक्ट्रोड लिया है तो मेरे को यहाँ पर ZnSO4 या ZnCl2 इसी टाइप का ही सॉल्यूशन लेना है। यहाँ पर अगर मैंने कॉपर इलेक्ट्रोड लिया है तो मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, CuSO4 कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, या CuCl2। ठीक है, इस टाइप के हम क्या लेंगे, सॉल्यूशन लेंगे। इनको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट। क्योंकि आपका कोई सा भी सेल है, जब भी आप सेल बनाओगे तो उसमें आपको तीन चीजें चाहिए रहती है, कैथोड, एनोड और इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर आपके सेल में कैथोड भी है, एनोड भी है और आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स भी दो तरीके के। ठीक है, तब जाकर आपका पूरा सेल कन्वर्ट होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपका सेल दो हिस्सों में, एक कितने हिस्से में, जिंक का इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पर कॉपर का इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट, मतलब कैथोड अलग है, एनोड अलग है। तो दोनों सेल को कंबाइन करने के लिए आपने यू शेप्ड क्या लगा रखी है, ट्यूब लगा रखी है। ठीक है, और इस ट्यूब को बोला जाता है सॉल्ट ब्रिज। इस सॉल्ट ब्रिज का काम है आपके दोनों सेल को कनेक्ट करना, और बाकी अपन इसके जो काम है अपन आगे पढ़ेंगे, इसके फंक्शंस पढ़ेंगे। फिलहाल अभी क्या है, इसका काम है आपके दोनों सेल्स को, दोनों हाफ सेल को, मैं इतना हिस्सा हाफ सेल बोलूंगा, इतना हिस्सा हाफ सेल बोलूंगा, दोनों हाफ सेल को कनेक्ट करने का काम करता है आपका सॉल्ट ब्रिज। इसके अंदर भरा रहता है KCl सॉल्यूशन। इसके अंदर क्या रहता है, KCl विथ अगर जिलेटिन के साथ KCl भरा रहता है, गाढ़ा विलियन रहता है, गाढ़ा सॉल्यूशन रहता है, ताकि क्या हो, आपका लिक्विड बहे नहीं इधर उधर KCl। ठीक है, तो इस तरह की चीजें रहती है सेल के अंदर। ये तो मैंने आपको बता दिया इसका पूरा कंस्ट्रक्शन सेल का। अब होता क्या है, ये सेल काम कैसे करता है, आपको ये केमिकल्स यूज करने हैं और आपको इलेक्ट्रिसिटी बनानी है। तो किस तरीके से अपनी केमिकल यूज करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। उसके लिए क्या होता है, जो आपका जिंक इलेक्ट्रोड है वो किसका काम कर रहा है, एनोड का। अब से आपको एक चीज याद रखनी है, एक चीज आप बिल्कुल ध्यान में बैठा लें कि जब भी मैं एनोड की रिएक्शन लिखूंगा, जब भी एनोड की रिएक्शन की बात करेंगे तो वहां से होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनोड से हमेशा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और इलेक्ट्रॉन निकल रहे मतलब कौन सी रिएक्शन, किस टाइप की रिएक्शन, अभी अपन ने पढ़ा है शुरुआत में। इलेक्ट्रॉन अगर लूज होते हैं तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। तो कैसी रहेगी एनोड पर रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, और कैथोड की बात करें हम तो कैथोड पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और इस तरह की रिएक्शन कहलाती है, आपको गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाती है रिडक्शन। मतलब आपको साफ साफ समझ में आना चाहिए कि एनोड से ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, जो कि मैंने एरो पे इलेक्ट्रॉन बना के बता भी दिया आपको। इधर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इधर से जाएंगे। अब आपको सर्किट कंप्लीट करवाना तो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू फ्लो होने चाहिए, इस रास्ते में कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। और मैंने बीच में लगा रखा है जो तीर बना रखा है ना, इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। एक गैल्वेनोमीटर का कांटा हिलेगा, और कांटा हिल गया मतलब इलेक्ट्रिसिटी बन गई, केमिकल यूज करके आपने इलेक्ट्रिसिटी बना दी। तो देखो किस तरीके से होगी, इसकी बात करते हैं। याद रखना एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। देखो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ध्यान रखना, यहां से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। जैसे जैसे जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलते चलेंगे, मैं जिंक की रिएक्शन लिखता चल रहा हूं, यहाँ पर देखना ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे होगी। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहां पर हो रही है, आपके एनोड पर, जिंक पर। ठीक है, एनोड की रिएक्शन है एट एनोड, जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो जिंक कन्वर्ट हो जाएगा Zn2+ में, दो इलेक्ट्रॉन निकाल कर। तो इसका मतलब ये है कि आपका ये वाला इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे, इस पर पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा। इधर से इलेक्ट्रॉन निकलते गए, आपके पूरे इलेक्ट्रोड पर क्या आता गया, पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे इकट्ठा होता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे है ना। और सब किस में कन्वर्ट हो रहा है आपका, जिंक इलेक्ट्रॉन Zn2+ में एनोड पर। ये प्रोसेस हो रही है आपके पूरे एनोड पर। अब इधर देखिए जरा, इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं किधर, कैथोड पर। कैथोड मतलब कहां पर आ रहे हैं, कॉपर पर। मतलब ये जितने भी इलेक्ट्रॉन है, सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होने लगेंगे इधर कॉपर की तरफ। ये सारे इलेक्ट्रॉन किधर इकट्ठा होने लगेंगे, कॉपर की तरफ। अब इस प्रोसेस में होता क्या है कि जैसे जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, आपका ये वाला इलेक्ट्रोड छोटा होता जाएगा, पतला होता जाएगा, गलता जाएगा। मतलब धीरे धीरे ये इलेक्ट्रोड आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा गल गया है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलते गए और इधर इलेक्ट्रॉन जमा होते जा रहे हैं, इधर इकट्ठे होते जा रहे हैं। तो आपका ये वाला इलेक्ट्रोड जो है, आपका कैथोड जो है, कैथोड आपका मोटा होता जाएगा। इसलिए मोटा होता जाएगा क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे। और दूसरा रीजन ये भी, अब जरा इसको समझिएगा ध्यान से सभी लोग। यहां पर क्या था, यहां पर हमारा जो इलेक्ट्रोड था,
ये इलेक्ट्रॉन, इस पर Zn के चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज Zn2 प्लस Zn2 प्लस ढेर सारे ऐसे, ठीक है। अब आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया, इलेक्ट्रोलाइट में भी क्या ले रखा आपने, ZnSO4, तो ZnSO4 के भी आयंस बनते हैं। ZnSO4 के आयन कैसे बनेंगे, Zn2 प्लस और SO4 2 माइनस, ऐसे ढेर सारे आपके पास Zn2 प्लस और SO4 2 माइनस बनते जाएंगे। सेम ऐसा इधर भी होगा, सेम ऐसा इधर भी होगा, Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस, ये होता जाएगा, ठीक है। तो उधर से तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हो, तो अपने को सिंपल समझ में आ रहा है। उसके बाद आगे अपन जब सॉल्ट ब्रिज पढ़ेंगे तो उसकी बात करूंगा मैं। यहाँ क्या होता है, यहाँ समझिए जरा, कैथोड पर क्या होता है। कैथोड पर जैसे इलेक्ट्रॉन आया, कैथोड पर क्या हुआ, जैसे इलेक्ट्रॉन आया, ये इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन मतलब ये नेगेटिव चार्ज, आपके कैथोड पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए, तो उन इलेक्ट्रॉन की तरफ, नेगेटिव चार्ज की तरफ आपके सॉल्यूशन का Cu2 प्लस क्या होता है, अट्रैक्ट होने लगता है। जितना भी Cu2 प्लस रहेगा आपके सॉल्यूशन के अंदर, वो सब किधर अट्रैक्ट हो जाएगा, आपके इस इलेक्ट्रोड की तरफ। और मेटल इकट्ठा हो रहा है रॉड पर, Cu मतलब क्या, मेटल, Cu प्लस मतलब क्या, मेटल, सारा मेटल इकट्ठा हो रहा है रॉड पर, तो ये रॉड आपकी क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। और वहां से क्या हो गया, वहां से सब इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, तो रॉड क्या होगी, पिघलेगी। तो देखो जरा कैथोड की क्या रिएक्शन होती है, एट कैथोड, कैथोड पर ये Cu2 प्लस आया, ये Cu2 प्लस ने उधर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करा, गेन करा, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन आया फिर Cu2 प्लस आया, पर रिएक्शन इस तरीके से शो करेंगे अपन। उसने इलेक्ट्रॉन क्या करे, आने वाले इलेक्ट्रॉन को गेन करा, और Cu2 प्लस तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके काय में कन्वर्ट होगा, Cu, इसलिए आपका Cu इकट्ठा होता जाएगा, मेटल इकट्ठा होता जाएगा कॉपर कैथोड पर, इसलिए वाला इलेक्ट्रोड क्या होता जाएगा, मोटा होता जाएगा, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन क्या होती है ये वाली, जरा देखो आप सभी लोग, Zn प्लस Cu2 प्लस, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल आउट, इलेक्ट्रॉन लिखने की आवश्यकता नहीं आपको, इधर क्या मिलेगा आपको, Zn2 प्लस प्लस Cu। जरा इस रिएक्शन को गौर करो आप, Zn से Zn2 प्लस मतलब ऑक्सीडेशन, Cu2 प्लस से Cu मतलब रिडक्शन, मतलब आपके सेल में कौन सी रिएक्शन चल रही है, आपके पूरे सेल में रेडॉक्स रिएक्शन चल रही है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में हो रहा है, इसलिए कैसे रिएक्शन है ये, रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन होने के कारण आपके सेल में सर्किट कंप्लीट होगा, ठीक है, तो सर्किट कंप्लीट होगा, जिससे आपके सेल में क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी, जो किसकी मदद से पता चलेगी आपको, आपकी गैल्वेनोमीटर के हिलने से, ठीक है, कांटा हिलेगा उसका, उससे आपको पता चल जाएगा। बोलो क्लियर है इतनी बात। तो ये पूरा सेल के आपके वर्किंग मैंने वगैरह आपको बता दिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए तो अब बात करते हैं अपन फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज की, इसी में अपन बात करेंगे अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कि फंक्शन क्या होता है सॉल्ट ब्रिज का। आपको पता है सॉल्ट ब्रिज ये रहा आपका सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, और सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा है आपका, मैं आपको पहले बता चुका था कि ये दो आपके हाफ सेल को जोड़ने का काम कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो ये क्या करता है, कंप्लीट द सर्किट ऑफ सेल। जब तक ये नहीं रहेगा तब तक इलेक्ट्रॉन इधर से पास नहीं होंगे, कहीं बोलूं कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, कंप्लीट द सर्किट ऑफ सेल, सेल के सर्किट को कंप्लीट करने का काम कौन कर रहा है आपका, ये सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। उसके अलावा दूसरा पॉइंट बात करें अपन, मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशन। चलिए इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं, जो सेकंड पॉइंट है आपका सॉल्ट ब्रिज का। यह आपके दोनों सेल की जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है उसको बैलेंस करने का काम कर रहा है। किस तरीके से, जरा समझिए। होता क्या है, जरा इधर देखिए, हमने यहाँ पर CuSO4 के सॉल्यूशन लिया था जिसमें Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस आयन बने थे, जिसमें से जितना CuSO4 था, यहाँ पर ज्यादातर Cu प्लस आयन जो है वो आपके इलेक्ट्रोड के ऊपर जमा हो गया, ठीक है। आपका Cu2 प्लस आयन सारा इकट्ठा होकर किधर जमा हो गया था, मेटल के ऊपर। मतलब आपके सॉल्यूशन में क्या बचा, सिर्फ निगेटिव आयन। आपके इधर क्या बचा सॉल्यूशन में, सिर्फ निगेटिव आयन। ठीक इसका उल्टा उधर होता है, क्या होता है कि जब आपके यहां पर इस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, जितने इलेक्ट्रॉन निकले उसके कारण आपके इस इलेक्ट्रोड पर जमा हो गया पॉजिटिव चार्ज Zn2 प्लस इलेक्ट्रोड पर। तो इस Zn2 प्लस के जितने भी आयन है ये सारे आने लगेंगे, इकट्ठा होने लगेंगे किधर, SO4 की तरफ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जब इसकी तरफ आने लगेंगे ये Zn2 प्लस आयन, तो Zn2 प्लस और SO4 मिलकर क्या बना लेंगे, ZnSO4 बना लेंगे और ये न्यूट्रल कर लेंगे एक दूसरे को। इसका मतलब आपके सॉल्यूशन में से SO4 आयन हट गया या कम मात्रा हो गई उसकी, तो क्या बचा सिर्फ आपके पास इधर Zn2 प्लस आयन।
जरा देखिए, इधर बचा निगेटिव आयन ज्यादा मात्रा में, इधर बचा पॉजिटिव आयन ज्यादा मात्रा में। इसका मतलब आपके दोनों हाफ सेल के इलेक्ट्रोलाइट का क्या हो गया, न्यूट्रलिटी बिगड़ गई। तो इस न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए यूज होता है KCl। अब KCl है तो आपको पता है कि KCl में भी K प्लस और Cl माइनस दोनों चीजें। तो इस सॉल्यूशन में से जिधर पॉजिटिव आयन है उधर फ्लो करने लगता है नेगेटिव आयन, मतलब Cl माइनस आयन, और Cl माइनस आयन Zn के साथ कंबाइन होकर ZnCl2 बनाएगा और इसकी न्यूट्रलिटी को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। ठीक इसी तरीके से इधर बढ़ गया SO4 माइनस आयन, तो इधर फ्लो करने लगेगा कौन, K प्लस आयन, और K प्लस आयन क्या किसको बैलेंस करेगा, SO4 को बैलेंस करेगा और इसकी न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा। इस तरीके से दोनों हाफ सेल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस करने का काम भी कौन करता है, आपका ये सॉल्ट ब्रिज करता है। ठीक है, थर्ड अगर पॉइंट की बात करें अपन, वैसे मैंने लिखा नहीं है पर फिर भी हम ये बोल सकते हैं कि ये अपने पूरे सेल को कंप्लीट करने का काम करता है। ठीक है, वैसे मैं लिख चुका हूं, सेकंड पॉइंट लिख चुका हूं। ठीक है, तो दोनों पॉइंट काफी है इसके सॉल्ट ब्रिज के। ठीक है, तो ये होता है हमारा पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसकी रिएक्शन वगैरह इंपॉर्टेंट याद करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर।